लीजिए सुनिए डैनियल डेफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 43 द्वीप में पुनरागमन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हम लोग रास्ते में तूफान और बादल के साथ लड़ते झगड़ते 1695 ईस्वी की 10 अप्रैल को अपने पुराने आवास द्वीप के निकट पहुंचे। ढूंढने पर बड़ी कठिनता से अपने पूर्व परिचित मित्रों से भेंट हुई। द्वीप के दक्षिण ओर अपने घर के पास ही खाड़ी के सामने हमने जहाज का लंगर डाला। मैंने फ्राइडे से पुकार कर कहा, तुम बतला सकते हो कि वो कौन सी जगह है? वो उस ओर देखते ही ताली बजाकर नाच उठा। हाँ, ये वही जगह है। ये कहकर वो पागल की भांति हाथ मुंह मटकाने लगा। वो जहाज से कूदकर समुद्र तैर कर ही किनारे जाने को प्रस्तुत हुआ, किंतु हमने उसे रोक रखा। मैंने फ्राइडे से पूछा, अच्छा बतलाओ तो, तुम क्या सोचते हो? यहां हम लोग किसी को देख पावेंगे या नहीं? क्या तुम्हारे बाप से भेंट होगी? वो कुछ देर चित्रवत चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। मैंने पूछा, फ्राइडे, क्या तुम बाप के साथ भेंट होने की बात सुनकर रोने लगे? फ्राइडे रुद्ध कंठ से बोला, नहीं, अब बाप से मेरी भेंट ना होगी। मैं, ये तुमने कैसे जाना? फ्राइडे, वो बूढ़ा आदमी कभी का मर गया होगा। मैं, पागल कहीं का। मनुष्य के जीवन मरण का कोई निश्चय नहीं कि कौन कब तक जिएगा और कौन कब मरेगा। मान लो तुम्हारे बाप से यहां भेंट ना हो तो ना सही, पर किसी से तो भेंट होगी। फ्राइडे ने मेरे किले के पास के पहाड़ की ओर दिखाकर कहा, हाँ, वो देखो, लोगों का झुंड है। वे खड़े होकर हम लोगों की ओर देख रहे हैं। पर मैंने किसी को नहीं देखा। फिर भी उसी की बात पर विश्वास करके मैंने हुक्म दिया कि झंडी उड़ाकर 3 बार तोप की आवाज की जाए। आध घंटे के बाद मैंने खाड़ी के पास धुआं उठते देखा। तब यहां की बस्ती के संबंध में कोई संदेह नहीं रहा। मैंने उसी समय एक नाव जहाज से पानी में उतारने को कहा। 16 हथियारबंद नाविक, फ्रांसवासी पुरोहित और फ्राइडे को साथ ले मैं नाव पर सवार हुआ। हम लोग शत्रु नहीं बंधु हैं, ये जताने के लिए एक सादी पताका उड़ाते चले। हम लोग ज्वार के समय में रवाना हुए थे। इससे नाव एकदम खाड़ी के भीतर पहुंच गई। मेरी दृष्टि सब के पहले उस स्पेनियर्ड के ऊपर पड़ी जिसको मैंने आसन्न मृत्यु से बचाया था। उसको देखते ही मैंने पहचान लिया। मैंने कहा, नाव से किसी के उतरने की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही पहले जाऊंगा। किंतु फ्राइडे को रोक रखने की सामर्थ्य किसकी थी? वो दूर ही से अपने बाप को देखकर व्यग्र हो उठा था। हम लोग उतनी दूर से कुछ भी न देख सके थे। यदि उसे मैं नाव से उतरने न देता तो वो पानी में ही कूद पड़ता। वो सूखे में पैर रखते ही तीर की तरह सन्न से अपने बाप के पास दौड़ गया। पिता को देखकर पहली बार उसके मन में जो आनंद का उद्रेक होता था, वो देखकर आंसू रोक सके ऐसा कठिन मनुष्य संसार में बिरला ही होगा। उसने बड़े ही विनीत भाव से पिता को प्रणाम किया और बार बार उनके पैरों को चूमा। उसने बड़ी देर तक अपने पिता के मुंह की ओर स्थिर दृष्टि से देखा। लोग जैसे बारीक नजर से सुंदर चित्र को देखते हैं, वैसे ही वो बड़ी स्नेह दृष्टि से बार बार अपने पिता को देखने लगा, मानो उसे अपने पिता को बारंबार देखकर भी तृप्ति न होती थी। इसके बाद उसने फिर पिता के पैर चूमे और उन्हें गले से लगाया। मारे उमंग के वो कभी तो अपने पिता का हाथ पकड़कर समुद्र के किनारे किनारे घूमता था और जिन नए देशों को देख आया है उन देशों के कितने ही वृत्तांत सुनाता था और कभी दौड़कर नाव से विविध खाद्य लाकर इन्हें खिलाता था। यदि ऐसी अपूर्व सुंदर पितृभक्ति सभी को होती तो ये संसार स्वर्ग के सदृश पवित्र और अतिरम्य हो जाता। मैं नाव से उतरकर स्पेनियर्ड के पास गया। वो पहले मुझे पहचान न सका। कारण ये कि स्वप्न में भी उसका ये ख्याल न था कि मैं फिर यहां आऊंगा। मैंने उससे कहा, महाशय, आपने मुझको पहचाना नहीं? मेरा कंठस्वर पहचान कर वो कुछ न बोला। वो अपने हाथ की बंदूक दूसरे को देकर बाह पसार कर दौड़ा और स्पेनिश भाषा में नामालूम क्या कहता हुआ मेरे गले से लिपट गया। फिर उसने कहा, मैंने आपको पहले न पहचान कर बड़ा अपराध किया है। आप मेरे प्राणदाता मित्र हैं। इस प्रकार प्रीत पगी बातें कहकर उसने मुझसे पूछा,
आप एक बार अपने पुराने घर चलेंगे या नहीं? मैं उसके साथ वहां गया। उसने किले के रास्ते में ऐसे घने पेड़ों को लगाकर पथ संकीर्ण कर दिया है कि किले के भीतर अपरिचित लोगों के जाने की संभावना न थी। स्पेनियर्ड ने स्वस्थ होकर मेरे अनुपस्थित काल के 10 वर्ष का इतिहास मुझसे कह सुनाया। वो संक्षेप से मैं यहां लिखता हूं। स्पेनियर्ड कहने लगा, जब मैंने आकर देखा कि आप चले गए तब मुझे बड़ा ही दुख हुआ, किंतु जब मैंने सुना कि आपका उद्धार यहां से बड़ी आसानी से हो गया है तब मुझे हर्ष भी हुआ। किंतु आप जिन 3 बदमाशों को यहां छोड़ गए हैं वे बड़े ही नृशंस हैं। उन्होंने हम लोगों को मार डालने की चेष्टा की थी। तब हम लोगों ने लाचार होकर उनसे हथियार ले लिए और उन्हें अपने अधीन कर लिया है। इससे संभव है कि आप हम लोगों पर कुछ अप्रसन्न हो। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं न समझता था कि वे लोग ऐसे छठे बदमाश हैं। यदि मेरे रहते आप वहां से लौट आते तो भी मैं उन लोगों को आपके अधीन करके ही जाता। आपने जो उन लोगों पर प्रभुत्व स्थापित किया है इससे मैं प्रसन्न हूं। मैं उससे इस प्रकार कह ही रहा था कि और 11 स्पेनियर्ड वहां आ गए, किंतु उनकी तत्कालीन पोशाक देखकर उनकी जाति का निर्णय करना कठिन था। स्पेनियर्ड कप्तान ने मुझसे उनका और उनसे मेरा परिचय कराया। तब वे लोग बड़े विनीत भाव से एक एक कर मेरे पास आए और भक्तिपूर्वक मेरा अभिवादन किया, मानो मैं ही उस द्वीप का सम्राट था और वे लोग अन्य देशीय दूत थे। मैं उन लोगों का शिष्ट व्यवहार देखकर मुग्ध हुआ। भाग 44 क्रूसो के अनुपस्थित समय का इतिहास। मैंने उन स्पेनियर्ड लोगों से उनका वृत्तांत पूछा। स्पेनियर्ड कप्तान मेरे अनुपस्थित समय का इतिहास कहने लगा। वो मेरे पास से विदा होकर अपने साथियों के पास गया था। उसे देख उसके साथी अत्यंत विस्मित और आनंदित हुए। जब उन लोगों ने कप्तान के मुंह से अपने उद्धार की बात सुनी तब उन्हें ये शुभ संवाद सपने की संपत्ति की भांति अत्यंत सुखद प्रतीत होने लगा। परंतु कप्तान के पास अस्त्र शस्त्र देखकर उन्हें विश्वास हुआ। वे यात्रा की तैयारी करने लगे। यात्रा के लिए सबसे प्रथम आवश्यक नाव थी। उन लोगों ने अपने आश्रयदाता असभ्यों से मछली मारने को जाने का बहाना करके 2 डोंगियां मांग लीं। उन्हीं पर सवार होकर वे लोग यहां चले आए। इन लोगों के साथ वे तीनों अंग्रेज नाविक पहले अच्छा सलूक करते थे। स्पेनियर्ड लोग ढूंढ ढूंढ कर खाद्य सामग्री लाते थे और वे लोग बाबू साहब की भांति बड़े चैन से खाते और द्वीप में इधर उधर घूम फिर कर सैर करते थे। फिर उन्होंने क्रम क्रम से इन लोगों पर अत्याचार करना आरंभ किया। कभी इन लोगों का खेत काटकर पशुओं को खिला देते थे, कभी पालतू बकरों को मार डालते थे और कभी गोली भरकर मारने का भय दिखलाते थे। कभी घर में आग लगाने की धमकी देते थे। एक दिन एक स्पेनियर्ड ने उनके इस नीच व्यवहार का प्रतिवाद किया। क्रमशः बात ही बात में झगड़ा बढ़ चला। तब उन्होंने स्पेनियर्डों को पराजित करने का संकल्प किया। इसलिए स्पेनियर्डों ने उनसे हथियार छीन लिए। निरस्त्र होने पर वे दुष्ट क्रोध से एकदम पागल हो उठे और स्पेनियर्डों से संपर्क त्याग कर चले गए। 5 दिन के बाद तीनों आदमी घूमते फिरते थके मांदे भूख से व्याकुल होकर लौट आए और बड़े विनीत भाव से उन लोगों से आश्रय की प्रार्थना की। स्पेनियर्डों ने बड़ी शिष्टता से उन्हें खाने पीने को दिया और बड़ी मुलायमियत से समझा दिया कि इस सुदूरवर्ती द्वीप में हम लोग इने गिने कई मनुष्य हैं। यदि इन कई व्यक्तियों में परस्पर मेल न रहा, सद्भाव न रहा, तो ये बड़ी लज्जा का विषय है। इस प्रकार की शिक्षा और मीठे तिरस्कार से उन लोगों ने अपनी भूल स्वीकार की और अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। फिर वे इस शर्त पर रख लिए गए कि जिन कामों को वे बिगाड़ गए हैं उनका फिर से सुधार करें। वे लोग इस शर्त पर राजी होकर बड़ी योग्यता से काम करने लगे। उनके अच्छे आचरण से संतुष्ट होकर स्पेनियर्डों ने उन्हें फिर अस्त्र दे दिए। हाथ में अस्त्र आते ही उन अकृतज्ञों ने फिर रंग बदला। एक दिन स्पेनियर्डों के सरदार रात में बिछौने पर पड़े हुए अपने ऊपर बीती बातें सोच रहे थे। बहुत चेष्टा करने पर भी जब उन्हें नींद न आई तब वे बिछौने पर लेटे न रह सके। उठकर ज्यों ही किले के बाहर आए त्यों ही उन्होंने कुछ दूर पर आग जलती देखी और साथ ही मनुष्यों के बोलने की ध्वनि भी सुनी, वो भी 2-4 की नहीं, बहुतों की। उन्होंने झट लौटकर साथियों को जगाए और सब बातें कहीं। ये समाचार सुनकर सभी डर गए। सभी ने बाहर आकर देखा कि बहुत से असभ्य 3 जगह आग जलाए अपनी अपनी गोष्ठी बांधे बैठे हैं। उनमें कोई कोई घूम भी रहे हैं। अपने रहने के स्थान को मैं जिस तरह छिपा रखने का यत्न करता था
वैसा ये लोग न करते थे। इससे इन लोगों को ये सोचकर डर लगा कि असभ्य गण मनुष्य की बस्ती का चिन्ह देखकर फसल और पशुओं को नष्ट करके कहीं सर्वस्वांत न कर डालें। उन लोगों ने बहुत सोच विचार करके फ्राइडे के पिता को जासूस बनाकर खोज खबर लेने के लिए भेजा। फ्राइडे का बाप एकदम नग्न होकर उन लोगों के दल में जा मिला और 2 घंटे के बाद खबर लाया कि वे 2 जातियों के 2 दल हैं। देश में उन लोगों की परस्पर खूब लड़ाई हुई है। बंदियों को मारकर खाने के लिए दोनों दल इस द्वीप में आए हैं। दैवयोग से दोनों दल एक ही जगह आ गए हैं। इससे दोनों दलों के भोज का आनंद नष्ट हो गया है। संभव है सुबह होने पर फिर दोनों दल परस्पर युद्ध करें, किंतु अभी तक उन लोगों को मनुष्य की बस्ती का कुछ पता नहीं लगा। फ्राइडे के पिता की बात खत्म होते न होते देखा कि वे असभ्य लोग विकट चीत्कार करके युद्ध तांडव में मत्त हो उठे। उनका युद्ध देखने के लिए सभी व्यग्र हो उठे। फ्राइडे का पिता सबको समझाने लगा कि उन लोगों से छिपकर रहने ही में भला है। जाहिर होने में शायद कोई संकट आ पड़े। वे लोग आपस में लड़ झगड़ कर कट मरेंगे। जो बचेंगे वे अपने देश को लौट जाएंगे। पर कौन किसकी सुनता है। विशेषकर अंग्रेजों को रोक रखना कठिन हुआ। तमाशा देखने की लालसा ने उन लोगों की हित बुद्धि को मंद कर डाला। वे लोग छिपकर जंगल के भीतर से युद्ध देखने गए। सुबह होते होते खूब भयंकर युद्ध हुआ। 2 घंटे पीछे एक दल युद्ध में हार कर भागने लगा। तब हम लोगों के पक्ष वालों को भय होने लगा। भय का कारण ये था कि उन भागने वालों में से यदि कोई मेरे घर के सामने की उपवाटिका में आ छिपेगा तो सहज ही हम लोगों के घर का पता लग जाएगा। इसके बाद उसके पीछा करने वालों से भी पता छिपाना रहेगा। इसलिए जितने स्पेनियर्ड थे सभी ने सशस्त्र होकर रहने का विचार किया और ये भी सोचा कि जो इस तरफ छिपने आवेंगे उन्हें फौरन मार डालेंगे, जिसमें कोई अपने देश तक खबर न पहुंचा सके। परंतु ये कार्य बंदूक से न किया जाए, क्योंकि उसका शब्द और लोग सुन लेंगे। ये काम बंदूक के कुंदे और तलवार से लेना ही ठीक होगा। जिस बात की आशंका थी वही हुई। 3 पराजित असभ्य भागकर उपवाटिका में आ छिपे, पर उन लोगों को खोजने कोई न आया। ये देखकर स्पेनियर्ड कप्तान ने कहा, इन्हें मत मारो। ये लोग मरने ही के भय से तो यहां भागकर आ छिपे हैं। गुप्त रीति से तुम लोग इन पर आक्रमण करो और इन्हें गिरफ्तार करके ले आओ। दयालु कप्तान की आज्ञा के अनुसार ही काम हुआ। अवशिष्ट पराजित असभ्य अपनी डोंगी पर सवार होकर समुद्र पार चले गए। विजयी दल भी विजय के उल्लास से 2 बार खूब जोर से गरजा और दिन को पिछले पहर चला गया। इसके बाद इस द्वीप में स्पेनियर्ड लोगों का ही एकाधिपत्य हुआ। असभ्य लोग कई वर्ष तक इस द्वीप में फिर न आए। उन असभ्यों के चले जाने पर स्पेनियर्ड लोग किले से निकलकर रणभूमि देखने गए। देखा 32 आदमी युद्ध क्षेत्र में मरे पड़े हैं। उनमें एक भी व्यक्ति घायल न था। घायलों को वे लोग अपने साथ उठा ले गए थे। ये मामला देख सुनकर वे अंग्रेज कई दिनों तक कुछ शांत भाव धारण किए रहे। मनुष्य को मनुष्य खा लेता है, इस अद्भुत व्यापार ने उनके मन में भय उत्पन्न कर दिया था। पर कुछ ही दिनों में उनका क्रूर स्वभाव फिर प्रबल हो उठा। वे इन तीनों बंदियों से नौकर का काम लेने लगे, किंतु मैंने जिस तरह फ्राइडे को शिक्षा देकर एकदम अपना अंग बना लिया था वैसा वे लोग न कर सके। धर्म शिक्षा तो दूर की बात है, साधारण शिक्षा भी उन्होंने उन असभ्यों को न दी। इससे वे मजबूर होकर काम करते थे, पर मन से नहीं करते थे। इस कारण सेवकों में प्रीत और विश्वास का नितांत अभाव था। एक दिन सभी मिलकर खेती का काम कर रहे थे। एक अंग्रेज ने असभ्य जाति के एक नौकर से कोई काम करने को कहा। वो उस काम को वैसा न कर सका जैसा उसे करने को उस अंग्रेज ने बताया था। इससे क्रुद्ध होकर उस बदमिजाज अंग्रेज ने कमरबंद से खंजर निकालकर उस बेचारे दास के कंधे पर एक हाथ जमा दिया। ये देखकर एक स्पेनियर्ड ने झट जाकर उस अंग्रेज का हाथ पकड़ लिया। इससे वो एकदम क्रोधांध होकर स्पेनियर्ड का ही खून करने पर उद्यत हो गया। इस पर सभी स्पेनियर्ड बिगड़ गए और इसी कारण अंग्रेजों तथा स्पेनियर्डों में एक छोटी सी लड़ाई हो गई। स्पेनियर्ड दल में अधिक लोग थे, इससे अत्याचारी अंग्रेज शीघ्र ही पराजित होकर बंदी हुए। तब ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि इन दुर्दांत पशु बुद्धियों को कौन सी सजा दी जाए। वे लोग जैसे उग्र, उद्दंड, आलसी और अपकारक हैं। इससे इन लोगों को लेकर गृहस्थी का काम करना कठिन है।
इन्होंने बार बार जैसा अत्याचार और विद्रोह किया है और कर रहे हैं, इससे इनके साथ रहने में प्राणों को हथेली पर रख कर रहना होगा। स्पेनियर्ड मुखिया ने कहा, यदि ये हमारे स्वदेशी होते तो इन लोगों को फांसी देकर कभी के इस झंझट को किनारे कर देते। जो लोग समाजद्रोही हैं उनके दूर होने ही में समाज का मंगल है, किंतु ये लोग अंग्रेज हैं। इधर एक अंग्रेज की ही दया से हम लोगों के प्राण बचे हैं और वही इन लोगों को यहाँ रख गए हैं। अब इन्हें मारकर हम लोग उनको क्या जवाब देंगे? इसलिए इन लोगों का विचार नितांत दयालु भाव से करना होगा। बहुत तर्क वितर्क के बाद ये तय हुआ कि इन लोगों के हथियार जब्त करके इन्हें अपने दल से निकाल देना चाहिए। अब इन्हें बंदूक, गोली बारूद, तलवार या दूसरा कोई हथियार न देना चाहिए। इन लोगों की जहां इच्छा हो वहां जाकर रहें। हम लोगों में कोई इनसे वार्तालाप न करे। वे लोग अपनी एक निर्दिष्ट सीमा का अतिक्रम करके स्पेनियर्डों की सीमा के भीतर पैर न रखें। इस प्रकार परित्यक्त होने पर भी यदि वे किसी का कुछ अपकार या नुकसान करेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है। तब उनकी एक भी उज्र न सुनी जाएगी। स्पेनियर्डों के मुखिया बड़े ही दयालु थे। उन्होंने कहा, एक बात और सोच लेनी चाहिए। ये लोग हमारे समाज से निकाले जाने पर क्या खाएंगे? अनाज उपजाने में भी समय लगेगा। इन लोगों को भूखों मार डालना उचित नहीं। इन लोगों के लिए खाने पीने की कुछ व्यवस्था करके तब समाज से अलग कर देना ठीक होगा। इन्हें 8 महीने का खाद्य और बीज के उपयुक्त अनाज, 6 बकरियां, 4 बकरे तथा खेती करने का सामान्य उपकरण देकर विदा कर दो। यही हुआ। उन लोगों से इस बात का मुचलका ले लिया गया कि अब वे भविष्य में किसी साधारण से भी साधारण व्यक्ति का कुछ अपकार न करेंगे। इसके बाद सरदार की आज्ञा के अनुसार उन्हें जीवन यात्रा के लिए वे सब वस्तुएं दे दी गईं। इन वस्तुओं को लेकर वे लोग बहुत उलझन में पड़े। न उनसे जाते ही बनता था और न ठहरते ही। आखिर वे लोग क्या करते? लाचार होकर वहां से विदा हुए और अपने रहने को जगह ढूंढने लगे। उन्होंने टापू के दूसरी ओर एक सुभेते की जगह ढूंढ ली। तीनों अंग्रेज वहां घर बनाकर एक साथ रहने लगे। मारने लायक हथियार के सिवा उन लोगों को और किसी वस्तु की कमी न रही। इस प्रकार स्वतंत्रतापूर्वक उन्होंने 6 मास बिताए। जब उन लोगों की गृहस्थी का कारोबार जम गया तब फिर उनको शैतानी करने की सूझी। उन लोगों को जीवन निर्वाह का ये श्रम साध्य ढंग अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि असभ्य देश में जाकर 2-4 असभ्यों को पकड़ लावें और उनसे नौकर का काम लें। इस विचार को चरितार्थ करने के लिए वे लोग व्यग्र हो उठे। एक दिन उन्होंने स्पेनियर्डों की निर्दिष्ट सीमा के पास आकर स्पेनियर्डों को एक बात सुनने के लिए पुकारा। स्पेनियर्ड जब सुनने गए तब उन्होंने अपना मतलब कह सुनाया और स्पेनियर्डों से एक डोंगी तथा आत्मरक्षा के लिए एक बंदूक उधार मांगी। स्पेनियर्ड तो चाहते ही थे कि किसी तरह इन दुष्टों की संगति से छुट्टी मिले। बरु भलवास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। इसलिए अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को उन लोगों ने सहर्ष माना। तथापि उन लोगों ने शिष्टता को जगह देकर अंग्रेजों को बहुत तरह से समझाया कि तुम्हारा ये संकल्प बहुत ही विपद मूलक है। वे उस देश में जाकर या तो भूखों मरेंगे या वहां के निवासी नरपिशाचों के मुंह के आहार होकर प्राण गंवावेंगे। किंतु वे लोग अपने संकल्प पर दृढ़ थे। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ भी भूखों ही मरेंगे। कारण ये कि हम लोग परिश्रम करके अपनी जीविका नहीं चला सकते। बिना श्रम के रोटी पैदा करना कठिन है। इसलिए जब मरना ही होगा तब एक बार साहस करके विदेश को देख सुनकर ही मरेंगे। यदि विदेशी असभ हम लोगों को मार डालेंगे तो सब बखेड़ा तय हो जाएगा। हम लोगों की न स्त्री है न बाल बच्चे जो शोकाकुल होकर रोएं कल्पेंगे। आप लोग अस्त्र दें या न दें, हम लोग जरूर जाएंगे। तब स्पेनियर्डों ने उन लोगों को अपनी सामान्य पूंजी में से 2 बंदूकें, 1 पिस्तौल, 1 तलवार और थोड़ी सी गोली बारूद दी। उन लोगों ने 1 महीने के लायक भोजन साथ रख लिया। थोड़ा सा मांस, 1 जीवित बकरा, 1 टोकरी सूखे अंगूर और 1 घड़े भर जल लेकर समुद्र यात्रा की। समुद्र का दूसरा तट कम से कम 40 मील पर होगा। स्पेनियर्डों ने उनको विदा करके एक तरह से अपनी बला को टाल दिया। उन अंग्रेजों से दोबारा भेंट होने की आशा किसी को न थी। उनके जाने से सभी निश्चिंत हुए। उन लोगों के चले जाने पर स्पेनियर्ड लोग आपस में कहने लगे, उन पाखंडियों के चले जाने से हम लोगों का समय अब बड़े आराम और आनंद से कटेगा। आफत टली। किंतु वास्तव में उन लोगों की आफत टली न थी।
22 दिन के बाद एक व्यक्ति ने देखा कि 3 आदमी टापू में आए हैं। उनके कंधे पर बंदूकें हैं। वो गिरता पड़ता हाफता हुआ सरदार के पास दौड़कर आया और उनसे कहा कि टापू में कोई बड़ा आदमी आया है। सरदार ने कहा, असभ्य लोग आए होंगे। उसने कहा, नहीं नहीं, असभ्य नहीं है, पोशाक पहने हैं, कंधे पर बंदूक रखे हैं। सरदार ने कहा, तो फिर डरने की क्या बात है? यदि वे लोग असभ्य नहीं हैं तो वे हमारे मित्र ही होंगे, क्योंकि किसी सभ्य जाति से हम लोगों का मंगल के सिवा अमंगल होने की आशंका नहीं है। इस तरह बातचीत हो ही रही थी कि इतने में उन तीनों अंग्रेजों ने किले के समीपवर्ती उपवन से निकलकर स्पेनियर्डों को पुकारा। वे अपने परिचित अंग्रेजों का कंठस्वर पहचान कर भेद समझ गए, परंतु वे अंग्रेज कहाँ से और किस उद्देश्य से लौट आए हैं, इसका असली तत्व समझने की चिंता भी तो कुछ कम न थी। स्पेनियर्डों ने उन्हें किले के भीतर बुलाकर उनसे वृत्तांत पूछा। अंग्रेजों ने यों कहना प्रारंभ किया, हम लोग 2 दिन में समुद्र के उस पार गए, किंतु वहां के निवासी हम लोगों के आगमन से डरकर तीर धनुष संभाल करके हमारी अभ्यर्थना करने लगे। हम लोग सशस्त्र अभ्यर्थना को पसंद न करके वहां उतरने का साहस न कर सके। 6-7 घंटे किनारे किनारे नाव ले जाकर हम लोगों ने और भी कई टापू देखे। एक जगह हम लोग अपने भाग्य के भरोसे उतर पड़े। वहां के रहने वालों ने हम लोगों को भ्रातृभाव से ग्रहण किया और फल मूल तथा सूखी मछलियां खाने के लिए देकर आतिथ्य सत्कार किया। क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी हम लोगों के अभाव मोचन के लिए उत्साहपूर्वक दूर दूर से अपने सिर पर आवश्यक वस्तुएं ढो ढो कर लाने लगे। हम लोग यहाँ 4 दिन रहे और इशारे से उनसे आसपास के द्वीप निवासियों के शील स्वभाव का हाल पूछने लगे। असभ्यों ने संकेत द्वारा कहा, सभी टापुओं के मनुष्य नर मांस खाते हैं, केवल हम ही लोग ऐसे हैं जो सब मनुष्यों का मांस नहीं खाते, किंतु हम लोग भी युद्ध में गिरफ्तार हुए नर नारियों को मारकर विजय के उपलक्ष्य में भोज जरूर करते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने ऐसा ही नरमेध किया है। हम लोगों के महाराज ने 200 दुश्मनों को बंदी कर रखा है। अभी वे खूब खिला पिलाकर पुष्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद एक दिन बहुत बड़ा भोज होगा। उन सब बंदियों को देखने के लिए हम लोग अधिक उत्कंठित हुए। उन बंदियों को देखने का बड़ा कुतूहल हुआ, किंतु उन असभ्यों ने इस कुतूहल को नरमांस लोलुपता समझकर इशारे से कहा, इसके लिए इतनी आतुरता क्या? कल तुम लोगों को भी कुछ मनुष्य ला देंगे, उन्हें खा लेना। दूसरे दिन सवेरे 11 पुरुष और 5 स्त्रियां लाकर हम लोगों को उपहार में दी। मानो इन मनुष्यों का मूल्य भेड़ बकरों से अधिक नहीं है। हम लोग निर्दय और घातक होने पर भी नरमांस खाने का नाम सुनकर सहम उठे। हम लोगों को उबकाई आने लगी और असभ्यों की इस राक्षसी प्रकृति पर हमें बड़ी घृणा हुई, किंतु नरबलि का उपहार लौटाना असभ्यों के आतिथ्य का विषम अपमान है, इसलिए हम लोग बड़े संकट में पड़े। इतने लोगों को लेकर हम क्या करेंगे? तथापि हमें ये उपहार स्वीकार करना ही पड़ा और उपहार के बदले हमने उन असभ्यों को एक कुल्हाड़ी, एक टूटी कुंजी, एक छुरी और 5-6 शीशे की गोलियां दी। इन कई साधारण वस्तुओं को पाकर वे असभ्य गण मारे खुशी के उछल उठे। इसके बाद उन असभ्यों ने बंदियों के हाथ पैर बांधकर उन्हें नाव में रख दिया। हम लोगों ने वहां विलंब करना उचित न समझ शीघ्र यात्रा की। कौन जाने पीछे वे असभ्य हमें नरमांस खाने के लिए कहीं निमंत्रण ही दे बैठे। हम लोगों ने रास्ते में एक द्वीप में 8 बंदियों को उतारकर छोड़ दिया। हम इतने लोगों को लेकर क्या करते, या उन्हें खाने ही को क्या देते? स्त्रियों को स्वस्थ और सबल देखकर हम लोगों ने अपने लिए रख छोड़ा। बाकी बंदियों के साथ हमने बातचीत करने की चेष्टा की, पर कुछ फल न हुआ। हम लोग जब ही कुछ पूछते थे तभी वे भय से कांपने लगते थे। वे समझते थे कि इसी बार हम लोग उन्हें खा डालेंगे। हम लोगों ने ज्यों ही उनका बंधन खोलना चाहा, त्यों ही वे आर्त स्वर से चिल्ला उठे, मानो अभी उनके गले पर तेज छुरी फेरी जाएगी। उनको जब कुछ खाने के लिए दिया जाता तब वे यही समझते कि उनको मोटा ताज़ा करने का उपाय किया जा रहा है। किसी की ओर देखने से वो सकुच जाता था। वो समझता था कि वो मारे जाने के योग्य हृष्ट पुष्ट है या नहीं, इसी की तजवीज़ हो रही है। उन लोगों के साथ विशेष सद्व्यवहार करने पर भी उनके जी में मारे जाने की आशंका प्रतिपल बनी ही रहती थी। हम लोग उन्हें इस द्वीप में ले आए हैं और घर के भीतर बंद कराए हैं। ये अद्भुत वृतांत सुनकर सभी स्पेनियर्ड कुतूहलाक्रांत होकर उनको देखने चले। उन लोगों ने अंग्रेजों के घर जाकर देखा कि सभी के हाथ बंधे हैं। स्त्री पुरुष दोनों बिल्कुल नंग धड़ंग हैं और सब एक ही साथ बैठे हैं। ये दृश्य स्पेनियर्डों की आंखों में बेतरह बुरा मालूम हुआ।
पुरुष अच्छे हट्टे कट्टे और बलिष्ठ थे। कद लंबा सा, शरीर सुगठित, चेहरा देखने में बुरा न था। उम्र 30 से 35 के भीतर थी। स्त्रियां भी बदसूरत न थीं। शरीर लावण्य युक्त था, केवल रंग सांवला था। यदि बदन का रंग गोरा होता तब तो वे खास लंदन की सुंदरियों में परिगणित होती और आदर पातीं। उनमें 2 स्त्रियां 30-40 वर्ष की थीं। 2 स्त्रियों की उम्र 24-25 वर्ष की थी। एक नवयौवना थी, उसकी उम्र 16-17 वर्ष से अधिक न थी। सबकी अपेक्षा यही विशेष रूपवती थी। फ्राइडे के पिता ने दुभाषिया बनकर उन असभ्यों को समझा दिया कि तुम लोगों को प्राणों का भय न होगा। सभ्य जाति के लोग मनुष्य का मांस नहीं खाते। ये आश्वासन वाक्य सुनकर उन लोगों के हर्ष का वारा पार न रहा। वे अपने हृदय का उल्लास इस प्रकार प्रकट करने लगे जिसका वर्णन करना कठिन है। इसके बाद उन लोगों से ये बात पूछी गई कि तुम हमारे समाज की अधीनता स्वीकार कर काम करने को राजी हो या नहीं। ये प्रश्न सुनते ही वे लोग मारे खुशी के नाचने लगे। इसका आशय यही कि हम लोग हृदय से काम करना पसंद करते हैं। किंतु स्पेनियर्डों के सरदार स्त्रियों के आने से डर गए। अंग्रेज लोग यों ही आपस में लड़ते झगड़ते थे। अब इन स्त्रियों के कारण मालूम होता है भारी फसाद उठ खड़ा होगा। उन्होंने अंग्रेजों से पूछा, तुम लोग इन स्त्रियों को लेकर क्या करोगे? दासी बनाकर रखोगे या पत्नी? अंग्रेज, हम लोग उनसे दोनों ही काम लेंगे। वे हमारी दासी भी होंगी और पत्नी भी। स्पेनियर्ड सरदार, अच्छी बात है, मैं इस विषय में तुम्हें कोई बाधा न दूंगा। तुम जो अच्छा समझो करो, किंतु मुझे ये व्यवस्था कर देनी चाहिए जिसमें तुम लोग आपस में किसी तरह की तकरार न करो। इसलिए तुम लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि तुम लोग एक स्त्री से अधिक ग्रहण न करो। दार परिग्रह के अनंतर तुम सब आपस में मिलजुल कर रहो। कोई किसी के अधिकार पर हस्तक्षेप न करे। सब अपनी अपनी स्त्री का भरण पोषण करें। इन प्रस्तावों पर अंग्रेज सहज ही में सम्मत हो गए। उन्होंने स्पेनियर्डों से पूछा, क्या तुम लोगों में कोई ब्याह करना चाहता है? उन सब ने एक साथ इस प्रस्ताव को अस्वीकार करके अपने आत्मनिग्रह और धर्मनिष्ठा का परिचय दिया। उनमें कितने ही ये कहकर कि देश में हमारी स्त्री और बाल बच्चे हैं, पुनर्विवाह करने पर स्वीकृत न हुए। किसी किसी ने असभ्य जाति की स्त्रियों से ब्याह करना पसंद न किया। अंग्रेजों ने विवाहित होकर अपना नया घर बसाया। स्पेनियर्ड लोग और फ्राइडे का पिता मेरे ही पुराने घर में रहते थे। उन लोगों ने गुफा के भीतरी हिस्से को खोद कर खूब लंबा चौड़ा कर लिया था। इसके पूर्व उन लोगों ने असभ्यों के पारस्परिक युद्ध के समय जिन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, उन पर किसी तरह का अत्याचार न करके उनसे नौकर का काम लेने लगे। इस निर्जन द्वीप में यही 3 नौकर उन लोगों के प्रधान आश्रयवर्ती थे। वे सभी लोगों के लिए आहार का संग्रह करते और यथासाध्य हर एक काम में अपने पालकों को मदद देते थे। विवाह के समय उन लोगों में किसी तरह का कुछ असमंजस न हुआ। पहले किसका ब्याह हो, इसका निश्चय इस प्रकार हुआ कि तीनों के नाम कागज के 3 टुकड़ों पर लिखे गए। तीनों टुकड़े मोड़कर एक जगह रखे गए। एक व्यक्ति ने आंख मूंद कर उनमें से एक टुकड़ा उठा लिया। उस टुकड़े में जिसका नाम निकला उसी का पहले ब्याह हुआ। उसने उन स्त्रियों में जिसे पसंद किया उसे अपनी अर्धांगिनी बनाया। आश्चर्य का विषय यह है कि जिस व्यक्ति ने पहले ब्याह किया था उसने उन स्त्रियों में जो सबसे पुरानी थी उसी को पसंद किया। मालूम होता है उन स्त्रियों में वही प्रधान थी। दूसरी बार जिसका नाम निकला उसने अधेड़ स्त्री को लिया। तीसरे व्यक्ति ने नवयुवती का पाणी ग्रहण किया। मेरे जहाज के 2 अंग्रेज नाविक और इस द्वीप में रहते थे। उन्होंने अन्य 2 स्त्रियों के साथ ब्याह कर लिया। स्त्रियों ने जब देखा कि एक एक व्यक्ति घर में आता है और क्रमशः एक एक स्त्री को लिए जाता है, तब उन्होंने निश्चय किया कि इस बार हमारी जान न बचेगी। तीसरे व्यक्ति ने जब जाकर युवती का हाथ पकड़ा तब सभी औरतें आर्त स्वर से चिल्ला उठीं और उसी युवती के बदन से लिपट गईं। सभी ने उसको गले लगाकर इस करुण भाव से उससे विदा मांगी जिसे देखकर मनुष्य की तो कुछ बात ही नहीं, पत्थर का हृदय भी बिना पसीजे न रहता। तब फ्राइडे के बाप ने उन स्त्रियों को बहुत तरह से समझाया कि वे मारी जाने के लिए नहीं, ब्याह करने के लिए बुलाई जा रही हैं। इस प्रकार वैवाहिक विधि संपन्न होने पर अंग्रेजों ने गृहस्थी की ओर ध्यान दिया। स्पेनियर्ड उन सबों को यथासाध्य सहायता देने लगे। अंग्रेजों में जो सबसे बढ़कर दुश्शील था उसी को सबसे बढ़कर सुशीला और गुणवती स्त्री मिली। ईश्वर का विधान और उनकी लीला सर्वत्र ऐसी ही विचित्र देखने में आती है। वे सर्वत्र ही कमी वेशी और भाव अभाव को मिलाकर परस्पर के न्यूनाधिक्य को पूरा कर देते हैं। और स्त्रियां भी पहली की तरह सुशीला और विनीत न होने पर भी
गुणहीन न थीं। सभी गृहस्थी के काम में प्रवीण और शील संपन्न थीं। अंग्रेजों ने अपनी अपनी स्त्री की सहायता से भली भांति घर का प्रबंध कर लिया। घर के चारों ओर वृक्ष रोप कर घेरा बना दिया। उन वृक्षों पर अंगूर की लताएं चढ़ा दी और पहाड़ को खोदकर एक कृत्रिम गुफा बना करके विपद आ पड़ने पर छिपने की एक जगह बना ली। वे तीनों उद्धत अंग्रेज कोमल स्वभावा रमणियों की संगत से बहुत कुछ सीधे और शांत हो गए, किंतु उन लोगों का आलस्य किसी तरह दूर न हुआ। उन लोगों के खेतों के चारों ओर छोटे पौधों का घेरा था, जिसे लांघ कर जंगली बकरे खेत चर जाया करते थे। कहावत है, चोर भागने पर बुद्धि बढ़ती है। धान चर जाने पर सूखी लकड़ियों से वे उस रास्ते को बंद करते थे जिधर से बकरे खेत में घुसकर फसल चर जाते थे। वे लोग दिन रात इसी के पीछे हैरान रहा करते थे, किंतु अन्य दो अंग्रेज नाविकों का घर बार खेती बाड़ी सभी मानो खिलखिलाकर हंस रही थी। वे सभी काम आलस्य छोड़कर करते थे। इसी से उनके एक भी काम में व्यतिक्रम न था। जहाँ श्रम है वहीं लक्ष्मी का वास है, जहाँ तत्परता है वहीं उन्नति है, जहाँ मनोयोग है वहीं सौंदर्य है, जहाँ आलस्य है वहाँ दरिद्र का निवास है। आलसी मनुष्य के सभी काम बेतरतीब होते हैं। आलसियों के भाग्य में सुख कहाँ। जो श्रम विमुख हैं उन्हें सभी वस्तुओं का अभाव रहता है। उन्हें अभाव नहीं रहता है केवल दुख और दारिद्र्य का। परिश्रमी को किसी बात की तकलीफ नहीं रहती, उसके चारों ओर आनंद छाया रहता है। दरिद्रता पास फटकने नहीं पाती। उन तीनों आलसी अंग्रेजों की स्त्रियां बड़ी सुघड़ थीं। इसी से उन लोगों का किसी तरह समय कट जाता था, नहीं तो वे अपनी मक्खियां भी न हाँक सकते। अभी आप सुन रहे थे डैनियल डिफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 44, क्रूसो के अनुपस्थित समय का इतिहास, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।